रीमा और कविता के बीच कोई बहुत गहरी दोस्ती नहीं थी, लेकिन उनकी बालकनी के बीच का रिश्ता अटूट था। कविता रोज सुबह ठीक 7 बजे अपने पौधों को पानी देती और रीमा को देखकर एक हल्की सी मुस्कान के साथ गुड मॉर्निंग कहती थी। यही कविता की पहचान थी, अनुशासन और वो प्यारी सी मुस्कान। लेकिन पिछले 2 दिनों से कविता की बालकनी सूनी थी। पौधे प्यास से झुकने लगे थे और वहां वह चिरपरिचित हलचल गायब थी। रीमा ने पहले सोचा कि शायद कविता कहीं बाहर गई होगी, लेकिन उसकी गाड़ी नीचे पार्किंग में ही खड़ी थी। चिंतित होकर रीमा ने कविता के फ्लैट का रुख किया। रीमा ने दरवाजा खटखटाया, 1 बार, 2 बार, फिर जोर से। कोई जवाब नहीं मिला। जैसे ही उसने घंटी बजाने के लिए हाथ बढ़ाया, उसका हाथ दरवाजे से टकराया और वो हल्का सा खुल गया। रीमा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह हिचकिचाते हुए अंदर दाखिल हुई। अंदर का नजारा बिल्कुल सामान्य था। डाइनिंग टेबल पर पानी का आधा भरा गिलास रखा था। टीवी का रिमोट सोफे पर था, मानो कोई अभी उठकर गया हो। अंदर सब कुछ सामान्य दिख रहा था, बस कविता नहीं थी। किचन में चाय का बर्तन चढ़ा था, जिसमें दूध सूख चुका था। रीमा को एहसास हुआ कि कविता गई नहीं है, उसे अचानक कहीं से हटाया गया है। कमरे की हवा में एक ऐसी भारीपन थी, जैसे कोई अदृश्य दीवार रीमा को घेरे खड़ी हो। उसकी नज़र डाइनिंग टेबल के पास रखी एक छोटी सी डायरी के पन्ने पर पड़ी, जो हवा से हल्का हल्का फड़फड़ा रहा था। रीमा ने कांपते हाथों से उस कागज को उठाया। लिखावट कविता की ही थी, लेकिन वह वैसी साफ नहीं थी जैसी वह अक्सर दूध वाले का हिसाब लिखते वक्त इस्तेमाल करती थी। अक्षरों की बनावट बता रही थी कि लिखते समय कविता के हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। उस पर लिखा था, जो भी ये पढ़ेगा, उसे मेरी जगह आने वाली घटना दिखेगी। भागो मत, बस देखो। रीमा के हाथ ठंडे पड़ गए। मेरी जगह आने वाली घटना? इसका क्या मतलब था? क्या कविता को भविष्य का अंदाजा था, या उसे पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है? जैसे ही रीमा ने उस नोट को दोबारा पढ़ा, अचानक कमरे का माहौल अजीब सा भारी होने लगा। दीवार घड़ी की टिक टिक की आवाज अचानक बंद हो गई। खिड़की के बाहर जो चिड़ियों की चहचहाहट थी, वह एक सन्नाटे में बदल गई। रीमा को महसूस हुआ कि उसे पीछे से कोई देख रहा है, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहां केवल कविता की खाली कुर्सी थी, जो हल्की सी हिल रही थी, मानो कोई अभी अभी वहां से उठकर गया हो। नोट के वे आखिरी शब्द, उसे मेरी जगह आने वाली घटना दिखेगी, मानो किसी चाबी की तरह थे, जिसने रीमा के दिमाग के किसी बंद दरवाजे को खोल दिया। जैसे ही उसकी उंगलियों ने उस कागज को छुआ, कमरे की रोशनी धुंधली होने लगी और रीमा को तेज चक्कर आया। उसकी आंखों के सामने एक धुंधला लेकिन खौफनाक दृश्य उभरने लगा। कमरा वही था, लेकिन समय बदल चुका था। उसने देखा कि कविता सोफे के कोने में दुबकी हुई थी। उसका चेहरा दहशत से पीला पड़ा था। वह किसी से बचने की कोशिश कर रही थी, जो उसे दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी मौजूदगी कमरे में महसूस की जा सकती थी। कविता की आंखें बार बार दरवाजे की ओर जा रही थी, जैसे वह किसी के आने का इंतजार कर रही हो, या किसी के अंदर आने से डर रही हो। रीमा ने देखा कि कविता ने वही नोट लिखा और उसे मेज पर रख दिया। ठीक उसी पल जब दरवाजे पर एक भारी साया उभरा। नहीं! रीमा के मुंह से एक चीख निकली और उसने घबराकर आंखें खोल दी। वह पसीने से तरबतर थी। कमरा फिर से सामान्य था। घड़ी की टिक टिक वापस लौट आई थी और धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। मेज पर वो नोट अभी भी वही पड़ा था। रीमा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या यह उसका भ्रम था, या उस नोट ने उसे सचमुच समय के पीछे ले जाकर कोई संकेत दिया था। अगर वह दृश्य सच था, तो उस साए का मालिक कौन था? रीमा घर से बाहर भागने की कोशिश करती है, लेकिन मुख्य दरवाजा जाम हो जाता है। तभी उसे घर के अंदर वही भारी कदमों की आवाज सुनाई देती है, जो उसने अपने दृश्य में सुनी थी। क्या वह साया अब रीमा के सामने है? क्या मैं आगे लिखूं?
आपके चैनल के लिए ये टाइम स्लिप सस्पेंस दर्शकों को अपनी सीट से बांध देगा। क्या आप अगले अध्याय के लिए तैयार हैं? रीमा को एहसास हुआ कि अब यह उसकी समझ से बाहर की बात है। कांपते हाथों से उसने पुलिस को फोन किया। इंतजार के वे 10 मिनट उसे 10 साल की तरह लंबे लगे। पुलिस के आने से पहले वह अपनी घबराहट पर काबू पाने के लिए एक बार फिर कविता के कमरे की ओर बढ़ी, ये सोचकर कि शायद कोई और सुराग मिल जाए। जैसे ही उसने कमरे की दहलीज पर कदम रखा, हवा का तापमान अचानक गिर गया। उसकी आंखों के सामने फिर वही पुरानी झलक कौंधी। इस बार दृश्य और भी साफ था। कविता चिल्ला नहीं रही थी, बल्कि हाथ जोड़कर किसी के सामने गिड़गिड़ा रही थी। रीमा ने अपनी नजरें घुमाईं और देखा कि दरवाजे के पास एक धुंधली परछाई खड़ी थी। वह परछाई इंसानी नहीं लग रही थी, बल्कि एक काला साया था जो धीरे धीरे कविता की ओर बढ़ रहा था। रीमा के पैर जमीन से चिपक गए। उसे अब उस नोट का असली मतलब समझ आया। कविता ने वह नोट रीमा के लिए नहीं, बल्कि उस खतरे के लिए एक जाल के रूप में छोड़ा था, ताकि जो भी उसे पढ़े वह इस चेतावनी को समझ सके। कविता जानती थी कि उसे ले जाया जा रहा है, और वह चाहती थी कि कोई उसकी खोज करे। रीमा को अब साफ दिख रहा था, कविता का गायब होना कोई इत्तेफाक नहीं था। वह किसी ऐसी शक्ति या साजिश का शिकार हुई थी, जिसे वह घर की दीवारों के पीछे छुपा नहीं पाई थी। रीमा का डर अब एक दृढ़ निश्चय में बदल गया। उसे कविता को ढूंढना ही होगा, इससे पहले कि वह साया उसे भी अपनी चपेट में ले ले। पुलिस की टीम घर के चक्कर काट रही थी, लेकिन रीमा का मन कहीं और ही था। उसे लग रहा था कि वह झलक उसे कुछ और दिखाना चाहती है। वो घुटनों के बल झुकी और बिस्तर के नीचे उस अंधेरे कोने में हाथ डाला, जहां रोशनी भी पहुंचने से कतरा रही थी। उसकी उंगलियों को कुछ ठंडा और सख्त महसूस हुआ। एक पुराना कीपैड वाला फोन। रीमा ने धूल झाड़कर फोन चालू किया। उसकी बैटरी दम तोड़ रही थी। इनबॉक्स खाली था, लेकिन रिकॉर्डिंग्स फोल्डर में एक नई फाइल थी। रीमा ने प्ले बटन दबाया। कमरे में सन्नाटा छा गया। केवल कविता की कांपती हुई आवाज गूंज रही थी। अगर कोई ये सुन रहा है, मुझे जबरदस्ती ले जाया जा रहा है। वो दरवाजे के पीछे खड़ा है। उसे सब पता है। मेरी डायरी के आखिरी पन्ने में उसका नाम। रिकॉर्डिंग के बैकग्राउंड में किसी भारी चीज के घसीटे जाने की आवाज आई, और फिर एक जोरदार धमाके के साथ रिकॉर्डिंग अचानक बंद हो गई। रीमा का दिल तेजी से धड़कने लगा। कविता चिल्लाई नहीं थी। उसने बहुत ही धीमी आवाज में ये संदेश छोड़ा था, मानो वो पास खड़े उस शख्स को पता नहीं चलने देना चाहती थी। रीमा ने पुलिस ऑफिसर को अपनी ओर आते देखा। उसे एहसास हुआ कि कविता ने जानबूझकर ये फोन छुपाया था, क्योंकि उसे पता था कि उसका स्मार्टफोन छीन लिया जाएगा। अब सवाल यह था कि वह डायरी कहाँ थी, और वह कौन था जिसे सब पता था। रीमा द्वारा ढूंढे गए उस पुराने फोन ने पुलिस के लिए चाबी का काम किया। उस फोन का सिग्नल एक आखिरी बार शहर के बाहरी इलाके के एक सुनसान औद्योगिक क्षेत्र में सक्रिय हुआ था। पुलिस ने बिना समय गंवाए लोकेशन ट्रेस की और उस गोदाम पर छापा मारा। गोदाम के एक अंधेरे कोने में कविता बंधी हुई मिली, लेकिन वह सुरक्षित थी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। जब कविता को होश आया, तो उसने वो पूरी कहानी बयां की जिसने रीमा की रातों की नींद उड़ा दी थी। पूछताछ में सच्चाई सामने आई। वह कोई साया या भूतिया ताकत नहीं थी, बल्कि कविता के अतीत का एक पुराना दुश्मन था। एक पुराने जमीनी विवाद और पैसों की रंजिश के कारण उसे धमकाया जा रहा था। कविता को अंदेशा था कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए उसने अपनी सूझबूझ से वह रहस्यमयी नोट और रिकॉर्डिंग छोड़ी थी, ताकि जो भी उसे पढ़े वो समझ जाए कि ये कोई सामान्य गायब होना नहीं है। उसने परछाई और आने वाली घटना जैसे शब्दों का इस्तेमाल इसलिए किया था ताकि अपराधी को लगे कि वह कोई तांत्रिक खेल कर रही है, और वह डर के मारे उन सबूतों को नष्ट न करे। कविता अब अपने घर में थी। बालकनी के पौधों को फिर से पानी मिल रहा था, और घर में वही पुरानी रौनक लौटने लगी थी। पुलिस ने अपराधियों को पकड़ लिया था,
और मामला आधिकारिक रूप से बंद हो चुका था। लेकिन रीमा के अंदर एक तूफान अभी भी शांत नहीं हुआ था। एक शाम दोनों बालकनी में साथ बैठी चाय पी रही थीं। रीमा ने काफी देर हिचकिचाने के बाद कविता की ओर देखा और पूछा, कविता, सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन एक बात मुझे आज भी सोने नहीं देती। मुझे वे दृश्य कैसे दिखे? मैंने तुम्हें उस सोफे पर डरे हुए देखा, मैंने वो परछाई देखी, वो सब बिल्कुल वैसा ही था जैसा तुम्हारे साथ हकीकत में हुआ। ये कैसे मुमकिन है? कविता ने एक लंबी सांस ली और डूबते हुए सूरज की ओर देखते हुए धीमे से कहा, रीमा, कभी कभी जब इंसान बहुत ज्यादा दहशत में होता है तो उसकी चीख आवाज बनकर नहीं, बल्कि एक ऊर्जा बनकर उन दीवारों और चीजों में कैद हो जाती है। शायद मेरी उस वक्त की उम्मीद और तुम्हारा मेरे लिए वही डर, दोनों ने मिलकर एक रास्ता ढूंढ लिया। तुमने वही देखा जो मेरा मन शिद्दत से किसी को दिखाना चाहता था। रीमा खामोश रह गई। उसे एहसास हुआ कि रिश्ता केवल खून का या दोस्ती का नहीं होता, बल्कि रूह का भी होता है, जहाँ बिना कहे भी दर्द साझा हो जाता है। समय बीतने के साथ कविता के जख्म तो भर गए, लेकिन रीमा की सोच हमेशा के लिए बदल गई। वह अब अपनी बालकनी से केवल अपने पौधों को नहीं देखती थी, बल्कि अपने आसपास के हर छोटे बदलाव पर गौर करती थी। रीमा ने महसूस किया कि उस सुबह अगर उसने बालकनी के सन्नाटे को छोटा समझकर नजरअंदाज कर दिया होता, तो शायद आज कविता उनके बीच नहीं होती। उसने सीखा कि कभी कभी एक छोटी सी चेतावनी, एक मामूली सा बदलाव या एक अनकहा एहसास ही वह रेखा होती है जो जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर तय करती है। सतर्कता का मतलब डरना नहीं, बल्कि सजग रहना है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।